नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त मैं लाल चंद सिंह। सबसे पहले आपको इस समय की सबसे बड़ी खबर दे देते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने के लिए एलएनजेपी पहुंचे और एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर घायलों का प्रधानमंत्री ने हालचाल पूछा, हालचाल जाना। भूटान से लौटकर सीधे अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। अरुण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटे और सीधे वो घायलों से मिलने के लिए, उनका हालचाल लेने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ इस दौरान बातचीत की घायलों से और क्या कुछ अपनी कोई प्रतिक्रिया भी दी है क्या? जी लालचंद, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे के बाद में सीधे एलएनजेपी अस्पताल गए हैं। वहां पर उन्होंने घायलों के साथ में उनको एक तरह से उससे बातचीत की है। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक तरह से जो स्पीडी रिकवरी होती है, ये जो तमाम जो विक्टिम्स थे या जो पेशेंट्स थे इस समय पर जो कि एडमिटेड है, इनकी स्पीडी रिकवरी की कामना भी की है। साथ ही साथ जो वहाँ पे डॉक्टर्स और ऑफिशियल्स वहाँ पे हैं, उनसे पूरी जानकारी भी ली है उनकी। इस बात को हम सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भूटान के दौरे पर थे तो वहां पर भी उन्होंने कहा था कि जो भी इस त्रासदी के पीछे है, जो भी इस ब्लास्ट के पीछे है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो साफ तौर पर मैसेज बिल्कुल साफ है। और आज ही प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर वो जो घायल लोग थे उनसे मिलने के लिए एलएनजेपी तो हम अपने संवाददाता अरुण शर्मा से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनसे किसी वजह से संपर्क कट गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर गए थे और भूटान के दौरे पर ही उन्होंने कहा था कि बहुत ही भारी मन से यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा हूँ। लेकिन पूरी तरह से वो लगातार यहाँ पर संपर्क में थे, लगातार इस घटना के बारे में जानकारी भी ले रहे थे। आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ही स्वदेश लौटे, सबसे पहले वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि घायलों का हालचाल प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जो कार में धमाका हुआ था, उसके बाद से कुछ लोगों के मारे जाने के साथ ही कुछ लोग घायल भी हुए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे, एलएनजेपी अस्पताल, जहां पर कि घायलों का इलाज चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी वहां से, भूटान से ही साफ तौर पर कहा था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और न्याय के कटघरे तक उन सभी को लाया जाएगा। इस साजिश में जो कोई भी शामिल है उन सभी को न्याय के कटघरे तक लाया जाएगा और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस बीच इधर गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार एक्शन मोड में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो भी लगातार जानकारी दे रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्वदेश लौटे तो सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे वो, और वहां पर उन्होंने घायलों का हालचाल लिया। और यही तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी आत्मीयता के साथ उनसे पूछ रहे हैं, उनके हालचाल पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि घटना के बारे में भी पूछ रहे होंगे कि किस तरह से ये घटना घटी, उस समय वो कहाँ थे, है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कि मिल रहे हैं घायलों से, उससे बिल्कुल हमें ये पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी आत्मीयता के साथ मिल रहे हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी से भी। लेकिन अभी आप फिलहाल तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मीयता के साथ मिल रहे हैं, घायलों से उनका हालचाल जान रहे हैं, उनकी तबीयत पूछ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से उनसे मिल रहे हैं तो जरूर इस बारे में भी पूछ रहे होंगे कि जिस समय घटना घटी तो ये घटना कैसे घटी थी, उस समय वो कहां पर थे, किस तरह से उनको चोट लगी और अब उनका हालचाल कैसा है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री जरूर उनसे पूछ रहे होंगे। और इसके साथ ही वहां पर घायलों का जिस तरह से इलाज चल रहा है एलएनजेपी अस्पताल में, तो इलाज की कैसी सुविधा है, कैसा प्रबंधन है, इलाज में क्या किसी तरह की कोई परेशानी है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई कमी है क्या, इन सब चीजों के बारे में भी प्रधानमंत्री निश्चित रूप से घायलों से हालचाल ले रहे होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कि भूटान के दौरे के बाद सीधे अस्पताल पहुंचे, घायलों का हालचाल जाना, उनसे पूछताछ भी उन्होंने की, उनसे जो पूरा वाकया है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन घायलों से बात की। अगर कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी मिलती है तो जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है तस्वीरों में जिस तरह आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी। विनोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की धरती से ही कहा था कि मैं यहां बड़ा भारी मन से आया हूं, लेकिन जरा देखिए कि न सिर्फ उन्होंने कहा था बल्कि भूटान से स्वदेश लौटने के बाद सीधे अस्पताल पहुंचते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ घायलों से उन्होंने पूछा होगा, विनोद जी? डेफिनेटली लालचंद जी, आज की जो ये देख रहे हैं, ये तस्वीर जो देख रहे हैं, वो एक इंडिया पूरे भारत के लिए एक आश्वासन भी है। आश्वासन ये भी है कि जिस तरह के दिल्ली में धमाके हो रहे थे, आप उन 2010, 2011 और 2009 के उस सिलसिलेवार धमाके को देखिए जी, और आज का इस भारत को देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उस घटना के स्थल पर उस समय में मौके पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो तय शेड्यूल था बिल्कुल भूटान जाना, और भूटान जाना एक प्रोग्राम था जो महीनों बरसों पहले तय हुआ था जी। और वहां जाके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम भारी मन से यहां पहुंचे हैं, मतलब आप सीधे बहुत समझिए कि आतंकी कोई भी घटना देश में हुई हो, कहीं भी हुई हो, आज की तारीख में मोदी सरकार उसको एक छोटी मोटी घटना के तौर पर नहीं ले सकती। ये मान के चलते हैं कि ये टेरर जो है वो किसी भी तरह की घटना है, वो एक देश पे हमला है, और प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच के ये आश्वासन उन लोगों को दे रहे हैं कि मैं हूं ना। ये जो एक प्राइम मिनिस्टर का देश के सर्वोच्च शिखर पे, शीर्ष पे बड़े नेता का ये उनसे मिलना, उन घायलों से मिलना एक बड़ा आश्वासन होता है, उन तमाम पीड़ित परिवारों के लिए आश्वासन होता है। ये आश्वासन ये बताता है कि देश का कंसर्न बताता है, ये आश्वासन बताता है कि वो डायलॉग और डोजियर में काम नहीं करता। आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भूटान से ये बात कहा कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तो वो एक रिजोल्यूशन है उस प्राइम मिनिस्टर का। आज अगर आप देख रहे हैं कि जिस तत्परता के साथ में गृह मंत्री खुद जो लगातार बैठकों का दौर जारी है, एनआईए की मीटिंग हो रही है, सारे एजेंसियों की मीटिंग हो रही है, ये बात समझनी चाहिए कि देखिए सडन स्पॉट कहीं पे आतंकी हमला होना एक सरप्राइजिंग एलिमेंट उनके साथ होता है, लेकिन आप उसके बाद कार्रवाई कैसे करते हैं, आप उसको कैसे जस्टिस के दायरे में लाते हैं, ये सरकार का काम होता है, ये एजेंसी का काम होता है। और आप देखिए कि एक बड़े जो व्हाइट कॉलर नेटवर्क बना था टेरर का, उस मॉड्यूल को कैसे ध्वस्त किया गया है, ये सारी चीजें आप अभी अगले स्टोरी में भी इस चीज को देखेंगे। लेकिन आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी सीधे दिल्ली पहुंचते हुए एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं और घायलों से, पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, तो वाकई में ये बात आपको, हमको, ये सारे लोगों को सोचनी पड़ेगी। ये कंसर्न है भारत का, ये कंसर्न है भारत सरकार का, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग जरूर इन तस्वीरों को याद रखेंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो सीधे सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं और घायलों का हालचाल पूछते हैं। बाकी अब से लगातार मीटिंग का सिलसिला है, और मुझे लगता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, तो वो भी बात को लोग जान रहे हैं, सरहद पार के लोग भी जान रहे हैं, टेरर नेटवर्क भी जान रहे हैं कि वो कितनी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी कार्रवाई होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से कार्रवाई करते रहे हैं वो भी एक रिकॉर्ड है। मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, जो कि एलएनजेपी हॉस्पिटल के पास ही हैं जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। मुकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे स्वदेश लौटने के बाद वहीं पर पहुंचे, क्या प्रधानमंत्री अभी भी हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, घायलों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ बातचीत हुई है? हेलो मुकेश, आप तक आवाज आ रही है हमारी? लालचंद जी, अभी से कुछ देर पहले यहाँ प्राइम मिनिस्टर सीधे भूटान से अपनी यात्रा 2 दिवसीय की पूरी करके एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और यहाँ पर वो पीड़ितों से मिले जो इस कार धमाके में जख्मी हो गए थे, और सबके साथ उन्होंने मुलाकात करी। और कहीं ना कहीं तस्वीरें हम साफ तौर पर दे रखते हैं कि एक भरोसा है, उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि हर पीड़ित को उसका इंसाफ मिलेगा और जो भी उनकी इलाज की जरूरतें वो पूरी की जाएंगी। और ये पहले क्लियर कर दिया गया था कि किसी भी तरह
तरह का जो भी जरूरत है सरकार अपनी जनता के साथ खड़ी है, उनकी पूरी मदद करेगी। तमाम एजेंसियां जो है वो पहले ही जांच में जुट गई है, एनआईए को जांच दे दी गई है और प्रधानमंत्री का ये दौरा कहीं ना कहीं ये इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि वो लगातार अपनी जनता के बीच में रहते हैं और जनता का दुख दर्द जानने के लिए वो सीधे पहुंचते हैं। एक सीधे एयरपोर्ट से वो सीधे एलएनजेपी पहुंचते हैं और तमाम उन पीड़ितों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जब जब ये बात होगी साफ तौर पर उन्होंने भूटान में भी देखिए जाते ही कहा था कि बड़े भारी मन से वो यहाँ आए हैं, क्योंकि दिल्ली में जो धमाका हुआ कहीं ना कहीं वो उससे आहत थे और उन्होंने बोला ये धमाका जो है ये इसका जो भी साजिश करता है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके असली अंतिम अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। यानी संदेश क्लियर है। आपसे कुछ देर बाद सीसीएस की मीटिंग भी होनी है, कैबिनेट की मीटिंग होनी है, वहां पर भी ये तमाम बातें रखी जाएंगी। तभी जो सीसीएस में इन्वॉल्व होंगे, जो भी मंत्री वहां पहुंचे, वो बात रखेंगे अपनी जांच रिपोर्ट कहां तक पहुंची और साथ ही साथ ये तमाम अपडेट्स वहां पर उनसे साझा किए जाएंगे कि क्या कुछ निकल करके आए। लेकिन ये जो अभी उनका हॉस्पिटल में इस पहुंचना और तमाम पीड़ितों से मिलना कहीं ना कहीं भरोसा दिलाता है इन पीड़ितों को कि देश का प्रधानमंत्री जो है उनके साथ खड़ा है, तमाम सरकारी एजेंसियां उनके साथ खड़ी हैं और कोई भी आतंकवादी जो संगठन है अगर उसका इसमें किसी भी तरह का रोल है तो उनके लिए भी इस बड़ा संदेश है कि जनता से बिल्कुल अलग नहीं है, देश जनता के साथ खड़ा रहेगा और जब जब जरूरत पड़ेगी उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसा पहले दिया गया सिंदूर ऑपरेशन में, ऐसा ही जवाब उनको अभी भी दिया जाएगा अगर उनका इसमें रोल आता है, निकल करके उनकी भूमिका निकल करके आती है। लेकिन यहाँ की जो ये तस्वीरें, हर एक पीड़ित से उन्होंने मुलाकात की, यहाँ पर डॉक्टरों के साथ भी उन्होंने बातचीत करी और उनका हाल चाल जाना कि किस तरह की इनके इलाज में इलाज इनका कैसे चल रहा है, क्या क्या जरूरतें हैं और अगर किसी भी तरह की जरूरत है तो सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली है यहाँ पर। यानी जो भी जख्मी है और जो इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं उनके प्रति भी प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। उन्होंने देखिए साफ तौर पर भूटान में जाते ही जिस तरह से इस बीच में अपने बात को रखा, वो दिखाता है कि कितनी गंभीरता से सरकार इस धमाके को ले रही है। यानी ये छोटा धमाका नहीं था, दिल्ली को दहला देने की जो आतंकियों की साजिश थे उसको कहीं ना कहीं पहले इन्होंने कर्टेल किया। जाते जाते ये अफरा तफरी में उमर ने इस पूरे धमाके को अंजाम दिया। यानी उसको भी पता नहीं था कि उसको करना क्या है, यानी डर उसके जहन में साफ तौर पर घूम रहा था कि अगर वो सरकार के हाथ लगा तो उसका हश्र जो है वो बुरा होगा, अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसके साथ जो चीज होगी वो उसको पता था कि उसका क्या होने वाला है। जो तमाम लोग गिरफ्तार हुए उनसे भी निकल करके आ रहा है और यहाँ पर आकर के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से तमाम पीड़ितों के साथ मुलाकात करी है, कहीं ना कहीं भरोसा उन्होंने यहाँ पर उनको दिलाया और जताया कि सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब उनके साथ खड़े हैं और किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसके बारे में लिख करके जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने जो लिखा है, उन्होंने कहा कि मैं एलएनजेपी अस्पताल गया, घायलों से मिला जो ब्लास्ट के दौरान घायल हुए थे और सभी के क्विक रिकवरी यानी जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन यह भी उन्होंने साथ में लिखा है कि इस घटना, इस साजिश के पीछे जो कोई भी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो न्याय के कटघरे तक लाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ तस्वीरें भी उसके साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी हैं और उन्होंने ये जो लिखा है संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उसके मुताबिक उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि जो कोई भी साजिश में शामिल है छोड़ा नहीं जाएगा, न्याय के कटघरे तक लाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं इसी खबर पर चर्चा करने के लिए। विनोद जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में कहा, उसके बाद फिर तुरंत मिलने के लिए गए, स्वदेश लौटने के साथ ही अब एक बार फिर से एक्स पर उन्होंने वही बातें दोहराई हैं। क्या कुछ आगे आप देख रहे हैं इस मामले में, जिस तरह से सख्त संदेश सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार मिल रहे हैं? लाल जी, हमें आपको याद होना चाहिए कि पहलगाम हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर का जो पहला ये था पब्लिक मीटिंग, वो बिहार के जनता के सामने रूबरू हुए थे और वहां बिहार की रैलियों में उन्होंने कहा था ये हम नेस्तनाबूद कर देंगे इसमें जो भी दोषी हैं। और वो ये भी उनके साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था उस समय में कि अगर वो पाताल में भी होंगे तो हम उनको पाताल से भी ढूंढ लाएंगे। और लोगों ने उसका हर्ष पाकिस्तान ने उस समय में ऑपरेशन सिंदूर में देखा था। सही में वो नेस्तनाबूद कैसे हुए वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा नहीं, करके दिखाया था। बिल्कुल। और ये जो हमला है उसके बाद जो ये मॉड्यूल काम अभी ये इस तरह का एक सरप्राइजिंग दिया है यहाँ,
उसके लेके ये जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो अब कहा है, अभी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे आपने जिसका खबर को आपने दिखाई है, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि जो सरकार ने और सारी एजेंसियों ने जो सिंसियरिटी दिखाई है और जो नतीजे आपके सामने में आप आ रहे हैं, अभी ये पूरा आप देश में देखिए कि अलग अलग जगह जो टेरर नेटवर्क सब जहां जहां बनी थी वहां पे किस तरह से धावा बोला जा रहा है, किस तरह से उनके हिरासत में लिया जा रहा है, किस तरह से छापेमारी हो रही है। सुबह से जम्मू कश्मीर में शुरू हुई थी, तो अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने कई जगह कार्रवाई की है, अलग अलग हिस्से में। आप राजस्थान चले जाइए, हर जगह पे जहां जहां भी टेरर नेटवर्क है उस टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करना है और साथ साथ ये भी संदेश देना है उन पाक बाहर के जो भी आतंकी समूह या जो भी संगठन इससे जुड़े हुए हैं कि भारत कभी भी छोटी या बड़ी किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने पहले बता दिया है एक्ट ऑफ टेरर जो भी तरह का हो वो एक्ट ऑफ वार में होगा। और वो ये बात जो कम से कम आज जब आप देखते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आते ही भूटान से आते हुए भारत की धरती पर जैसे ही दिल्ली आए हैं तो पहले वो एलएनजेपी हॉस्पिटल गए हैं, घायलों से मिले हैं। तो ये आपको दिखाता है कि भले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी भूटान में हो लेकिन वो पूरी तरह से ये सारे कार्रवाइयों जो भी हो रहा है उसके बाद घटना के बाद वो पल पल की जानकारी ले रहे थे, हर चीज को अपडेट कर रहे थे। और हर चीज के बाद आज जब बड़ी मीटिंग होने वाली है, कैबिनेट की भी मीटिंग होने वाली है, तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ी चीजें आपको शाम तक में हमें देखने को और सुनने को मिले। लेकिन तब तक जो एजेंसी की कार्रवाई है, एनआईए सुबह से लाल किला के उस स्पॉट पे कार्रवाई कर रही, वहां पे जांच में जुटी हुई है, एफएसएल की टीम जुटी हुई है, एक एक पुख्ता सबूत जुटा रही है, एक एक नेटवर्क के जहां जहां तार जुड़े हुए हैं उनको खंगालने की कोशिश हो रही है। ये एक बड़ी कार्रवाई है, एक इतनी बड़ी कार्रवाई है कि शायद देश महसूस नहीं कर रहा होगा पहले कि इतने हम एक तरह के धमाके के बाद देश में इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। शायद ये उन लोगों को भी मैसेज है जो भी इस तरह के रेडिकलाइजेशन को लेके या जो भी इस तरह के रेडिकल एलिमेंट अचानक उठ के खड़े होते हैं, एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क बनाते हैं, उन लोगों के भी एक मैसेज होगा कि शायद इसको भारत अभी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप किसी भी पर्दे में इसको ढक नहीं सकते हैं। जो ये प्राइम मिनिस्टर का आज का आप देखे हैं कि वो घटना के बाद वो सीधे जो पहुंचे हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, ये भी एक बड़ा मैसेज है कि ये भारत का संकल्प है कि वो किसी भी तरह से एक्ट ऑफ टेरर को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो एक्ट ऑफ वार मानेगा। और ये बात जब हम लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ पॉज पे है, अभी वो होल्ड पे है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ये बात कम से कम कई मुल्कों में जो छुपे लोग हैं या वो साजिश में जो लोग हैं उनको भी समझ में आती होगी। ये एक बड़ा संदेश है। बिल्कुल, ये एक बड़ा संदेश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश लगातार दे रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में भी हैं। विनोद जी, जिस तरह से परसों शाम में घटना घटने के बाद से गृह मंत्री लगातार बिल्कुल एक्शन मोड में हैं, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और जिस तरह से गृह मंत्री लगातार खुद भी मीडिया से मुखातिब होकर के बात करके इसकी घटना के बारे में अपडेट दे रहे हैं, ये बिल्कुल साफ है कि एक छोटी से छोटी भी चीज को बख्शा नहीं जा रहा है। हर तरह से जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है और जहां कहीं से भी इसके तार जुड़े होंगे उन सारे को नेस्तनाबूद करने की एक बार फिर से कोशिश रहेगी। एक बार फिर से इस मामले में पूरी तरह से सरकार एक्टिव है। मुकेश शुक्ला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एलएनजेपी अस्पताल से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश शुक्ला। मुकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों से तो मिलकर उनका हालचाल जाना ही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों से भी मुलाकात की, उनसे भी बातचीत की है। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने जानकारी ली इस दौरान डॉक्टरों से भी बातचीत करके? बिल्कुल, डॉक्टरों से उन्होंने मुलाकात की, यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर से मुलाकात करी और ये इंश्योर किया कि किस तरह से जो पीड़ितों का इलाज चल रहा है उनको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है और जो भी उनको जरूरत है वो मुहैया कराई जाए, क्योंकि जो लोग जख्मी हुए हैं जिनकी जानें बचाई जा सकती हैं उनको पूरा आश्वासन दिया गया है कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी, उनका बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाएगा। और आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री सीधे आपसे जाके मिल रहे हैं, एक चेहरे पर उनके सुकून था जो बहुत दिनों से, जब इस 10 तारीख
के बाद ये धमाके से जो सेटबैक था उनके जहन में, वो कहीं ना कहीं उससे उभरने की कोशिश करेंगे कि देश का टॉप लीडर आपसे आकर के मिल रहा है और आपसे बात कर रहा है और आपको इंश्योर कर रहा है कि नहीं, वी आर विद यू, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है जनता के लिए कि शीर्ष नेतृत्व अगर उनके साथ खड़ा है, उनसे बात कर रहा है, उन्हें आश्वासन दे रहा है। और जैसे डॉक्टर के साथ पहले भी गृह मंत्री ने आकर मुलाकात करी, चीफ मिनिस्टर ने आकर मुलाकात करी, तो तमाम जो बड़े लीडर हैं वो आकर के बात कर रहे हैं। और ये एक तस्वीर नहीं है, ये उनको इस बात का भरोसा दिलाती है कि जो भी इसके पीछे के साजिश करता थे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से उन्होंने भूटान में बताया कि उनका जो मन था वो कितना विचलित है, वो यहाँ आए हैं लेकिन दिल और दिमाग उनका दिल्ली में लगा हुआ है। और अब जो यहाँ पर आकर के बैठक होगी, तमाम जो एविडेंस लिए गए हैं जो उस पर भी बातचीत होगी, यानी आगे के लिए सरकार जो एक्शन मोड में जाएगी, जो इसके पीछे के कल्प्रिट होंगे उन तक भी जाने की कोशिश की जाएगी। और जब से देखिए जांच चल रही है, लगातार लोगों की गिरफ्तारियां पूरे हिंदुस्तान से की जा रही है, यानी ये तस्वीर इनको भरोसा दिलाने के लिए ही है और इनको काफी है कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपका हर मेडिकल पॉसिबल मदद करेंगे। उन परिवार को एक संवेदना है, उनका आश्वासन है कि नहीं, हम आपके साथ हैं और आपको बेस्ट पॉसिबल इलाज दिया जाएगा। बिल्कुल मुकेश, मैं छोटा सा ब्रेक के बाद आपके पास लौटूंगा, छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास लौटेंगे और इस मामले पर और ज्यादा बात करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली धमाकों पर, तो दिल्ली धमाके का व्हाइट कॉलर टेरर कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दरअसल दिल्ली धमाके की जांच के साथ कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां एक एक कड़ी को जोड़ने के लिए टेरर नेटवर्क पर दबिश दे रही हैं। एक बड़ा खुलासा सामने आया ये है कि आतंकी डॉक्टर का मकसद मुंबई के 26/11 जैसे किसी बड़े हमले को अंजाम देना था। जांच में ये भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के कुछ कट्टरपंथी डॉक्टर्स ने व्हाइट कॉलर कवर का फायदा उठाते हुए एनसीआर में आतंकी नेटवर्क बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कश्मीर के एक पोस्टर ने इनकी योजना पर पानी फेर दिया। श्रीनगर के नौगाम पुलिस चौकी के क्षेत्र में लगाए गए आपत्तिजनक पोस्टर को लेकर जब स्थानीय एसएचओ ने पूछताछ शुरू की तो कड़ी सहारनपुर से लेकर फरीदाबाद और फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी तक से जुड़ गई। इस प्रकरण की जांच को सीआईडी जम्मू कश्मीर ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए मौलवी इरफान अहमद वाघे को शोपियां से और जमीर अहमद को वाकुरा गांदेरबल से 20 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। उसी तफ्तीश के बाद 5 अक्टूबर को डॉक्टर अदील को सहारनपुर से पकड़ा गया, 5 नवंबर को बल्कि गई, और 7 नवंबर 2025 को एक AK-56 बंदूक और अन्य गोला बारूद अनंतनाग के अस्पताल से जब्त हो गया। 8 नवंबर को कुछ और बंदूक, पिस्टल और भारी मात्रा में बारूद अल-फला मेडिकल कॉलेज के पास मस्जिद से जब्त होगा। अल-फला मेडिकल कॉलेज से एक डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद व्हाइट कॉलर आतंकी से पर्दा उठने लगा। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वायरल पोस्ट से आतंकी डॉक्टर उमर हड़बड़ी में था। उधर अल-सफा मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर हिरासत में ले लिए गए थे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर 10 नवंबर को लिखा था कि यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। उसके ठीक एक दिन बाद फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का आतंकी डॉक्टर उमर की गाड़ी में लाल किले के पास जोरदार धमाका हो गया था। क्या यह धमाका डॉक्टर उमर के पैनिक होने के कारण हुआ? शायद वो मान लिया था कि उसकी गिरफ्तारी तो तय है, वो मान चुका था। धमाके के कुछ ही घंटे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने 2900 किलोग्राम विस्फोटक और राइफल्स भी बरामद किए थे। जाहिर है कि सुबह फरीदाबाद से चली I-20 कार जो थी वो दोपहर तक लाल किले के पार्किंग एरिया में 3 घंटे इंतजार करती रही और शाम में चलती कार में धमाका हो गया, जिसमें कई मासूम जानें चली गई और दर्जनों जख्मी भी हुए। लेकिन जैश की एक बड़ी साजिश को जम्मू कश्मीर पुलिस ने देर रहते हुए
मतलब इस घटना को घटने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। दिल्ली पुलिस ने एनआईए को जांच सौंप दी है। एनआईए ने अब टेरर मॉड्यूल्स पर सघन जांच भी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट देने की बात की है, लेकिन डॉक्टर शाहीन जैसी पढ़ी लिखी महिला का कुख्यात आतंकी जैश ए मोहम्मद के लिए काम करने की घटना ये तो बताती है कि इस्लामिक आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक समाज में रेडिकल एलिमेंट्स की गहरी पैठ है, और समाज को भी इस बात को समझना तो होगा। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वैद्य ने कहा कि अब पढ़े लिखे लोग भी ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां और सरकार आतंकी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगी। अवर्ट हुई है, बहुत बड़ा टेरर प्लॉट जिन्होंने बनाया हुआ था कोई बड़ा एक्शन करने के लिए। ये देखिए, इसमें नई चीज ये है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। 2014 के बाद भारत में कोई बड़ी वारदात ये करने में कामयाब नहीं हुए हैं। ये उसी की तरफ पाकिस्तान की जो जैश ए मोहम्मद है, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, उनकी कोशिश है। लेकिन हमारी स्टेट पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको कामयाब नहीं होने देंगे। जाहिर सी बात है, सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जुड़े हुए हैं, साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मुकेश, जिस तरह से ये पूरे मामले पर खुलासे हो रहे हैं, लगातार कड़ियां जुड़ रही हैं, और ये देखिए कड़ियां कहां से जुड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर से इसका बैकग्राउंड चलता है और उसके बाद इस तरह जुड़ते जुड़ते यहां तक आ जाता है। क्या जांच में आगे भी बहुत कुछ अभी आना बाकी है मुकेश? बिल्कुल लालचंद जी, आज भी देखिए मुंबई एटीएस ने भी एक गिरफ्तारी करी है, एक टीचर को गिरफ्तार किया है। अब उसका इस मॉड्यूल से कनेक्शन है या नहीं है, ये अभी थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा। साथ ही साथ जो शाहिदा हैं, उनके भाई को कल परवेज को उठाया था पुलिस ने, उनसे भी अब जांच की जा रही है। तमाम ये जो व्हाइट कॉलर जो हैं, इनको किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है कि कहां कहां इनके लोग छुपे हैं। और देखिए, इनको उन्होंने सबसे पहले अपना वेपन बनाया और जाकर के अल्फला यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना एपिक सेंटर बनाया। वहां पर जाकर के इन्होंने पूरी टीम को एलेबरेट किया। मुजम्मिल से उमर और उमर से शाहिदा, शाहिदा के बाद जब ये पैनिक क्रिएट हुआ तो उमर को इस समझ में नहीं आया कि उसको करना क्या है। बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इस एक्सप्लोसिव को वो फोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसका चारा नहीं था, वो रडार पे आ गया था। हरियाणा पुलिस ने पहले ही कहा कि उमर की तलाश वो कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के इनपुट पे ये उमर को ढूंढ रहे थे। उमर तभी वहां से निकला और अकेले निकला, आगे दो लोगों को और लेता यहां आता है। तो यानी इनके जो सबऑर्डिनेट है, ये कहीं ना कहीं अनंतनाग, सोफिया, आप देखिए तमाम जम्मू कश्मीर और दक्षिण कश्मीर से काफी सारे जो स्टूडेंट है इस अल्फला यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो 72 कल शाम तक तो 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई थी, इंक्लूडिंग वाइस चांसलर जो वहां के प्रिंसिपल थे, उनसे भी की गई। और ये जांचें तेजी से बढ़ रही है, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही है और इनके नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि गृह मंत्री ने साफ किया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने साफ कर दिया, यानी जल्द से जल्द ये डॉक्यूमेंट्स उनके दायरे में पेश किए जाएंगे और जो इसका चेहरा है उसको बेनकाब किया जाएगा और सजा दी जाएगी। लेकिन विनोद जी, व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कलर I-20, सब कुछ व्हाइट और सब कुछ व्हाइट के नीचे गंदे गंदे काले काले खेल, बहुत ही चुनौती है इन सब चीजों का, खासतौर पर जब इस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो लाल जी, मैं सबसे आज जो मैं एक चीज़ जो मैं सुबह से देख रहा था कि ये हमला जिस तरह का ये नेटवर्क बना था और जिस तरह के ये आतंकी हमले की प्लान थी और उस प्लान के बीच में ये दिल्ली का जो ये धमाका है, इन सारी चीज़ों को आप देखें कि तो सबसे पहले एक तो कम से कम थैंक्स तो जम्मू कश्मीर पुलिस को जाता है, बेशक, कि एक बड़ी कार्रवाई को होने से उसने बचाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक, आप सोचिए कि एक नौगाम के एरिया जो श्रीनगर के पास का ही है, उस इलाके में एक पोस्टर छपा था, एक पोस्टर चिपकाया गया था जैसे मोहम्मद का। जम्मू कश्मीर में ये इस तरह के आतंकी संगठनों के लिए पोस्टर लगाना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वहां के सीआईडी ने इस चीज को, जम्मू कश्मीर के सीआईडी के जो चीफ थे, उसने, वहां के एसएचओ ने जब बताया तो उसने इसे बड़ी बात मानी। उसने कहा कि ये बड़ी चीज है कि कम से कम ये आर्टिकल 370 के जाने के बाद इस तरह की चीजें हुई नहीं थी कश्मीर में। इस पोस्टर के चिपकाने का मतलब क्या है? और जब ये इस पोस्टर के सिलसिले में जब पूछताछ शुरू हुई थी और वहां का एक मौलवी की गिरफ्तारी हुई, तो ये सारे प्रकरण खुलते गए कि कैसे रेडिकलाइज किया गया था इन मौलवियों को और किस तरह से ये
कश्मीर को छोड़ के दिल्ली एनसीआर में अल्फा सफा जो आपने अभी कहा है मेडिकल कॉलेज का, उसको एक नेटवर्क बनाया गया अल्फला यूनिवर्सिटी का। और अल्फला यूनिवर्सिटी उसमें इन पूरे, आप एक सोचिए कि कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के इनसे कम से कम 30 से 35 डॉक्टर्स वहां हैं, और उन डॉक्टरों को कैसे रेडिकलाइज किया गया। आप इन सब चीजों को देखिए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने तार जोड़ा, हरियाणा के पुलिस के सहयोग से उसने अल-सफा मेडिकल कॉलेज में जब उसने दबिश दी, और जब इस डॉक्टरों की गिरफ्तारी शुरू हुई, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये प्लान था कि 3,000 किलोग्राम का वो जो पूरा अमोनियम नाइट्रेट का वो विस्फोटक, कितना बड़ा धमाका हो सकता था। ये उस सारी गिरफ्तारियों के बाद जब ये डॉक्टर उमर उसमें करीब में सबसे अंतिम में छूटा हुआ था, वो भी वहां का प्रोफेसर था, और जब डॉक्टर उमर के लिए जब वहां की पुलिस ने और फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस को भी इस तरह की इत्तला दी थी, और उसकी दबिश शुरू ही हुई थी कि अब आप सोचिए कि ये सारे बात जो अभी एजेंसी की तरफ से या साबित खुलासे हो रहे हैं कि वो पैनिक में था। बिल्कुल, इसी कारण शायद ये जल्दी से पैनिक का ही था कि लाल किला का ये धमाका जो आप कह सकते हैं कि ये धमाका कितना भयानक हो सकता था, लेकिन वो पैनिक में वो पूरे बम का और पूरे प्रोसेस में था भी नहीं, उसमें कोई डिटोनेटर से लेके आप कोई भी चीजें नहीं दे सकते हैं जो सिक्योरिटी एजेंसियां कह रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है जो आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि आप ये सारे लोग जो जुड़े हुए हैं उसमें, व्हाइट कलर जो लोग जो हैं, जो डॉक्टर बने हैं, कितनी मेहनत से उनके परिवारों ने पढ़ाया होगा, इनका जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है वो इस तरह के मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर साइद जो है लखनऊ की, ये सारे लोग किस तरह फरत में, ये किस तरह से रेडिकलाइज हो रहे हैं और किस तरह से टेरर नेटवर्क बना रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय है तो डेफिनेटली जो सिक्योरिटी एजेंसी कार्रवाई शुरू की है, मुझे लगता है कि इस रेडिकलाइजेशन पे भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। ठीक है, शुक्रिया। फिलहाल शुक्रिया मुकेश आपका जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप बने रहिएगा। आगे चलकर हम बिहार में जो ऐतिहासिक मतदान का संदेश है उस पर बात करने वाले हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर इस वक्त, और अब हम आज की खास चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ करने वाले हैं, और वो है कि बिहार में जो कल ऐतिहासिक मतदान हुआ दूसरे चरण में, उसके क्या संदेश हैं। सब राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से हिसाब लगा रहे हैं, लेकिन उलझे हुए भी हैं। तो बिहार में ऐतिहासिक मतदान, संदेश पर उलझे राजनीतिक दल। बिहार में दूसरे फेज के मतदान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। मतदाताओं ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोनों चरणों को अगर मिला के देखिए तो 66.91, 67 ही कह दीजिए, करीब करीब 67% मतदान में सभी दल अपने अपने लिए गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। SIR के बाद बिहार में हुए इस पहले मतदान ने कुछ राजनीतिक दलों के आशंकाओं पर भी पानी फेर दिया है, क्योंकि स्वच्छ वोटर लिस्ट के कारण भी सही मतदाता का सटीक आंकड़ा लोगों के सामने आ गया है। पहले चरण में 65.08% और दूसरे चरण में 68.89% मतदान ने लोकतंत्र के इस महापर्व के गौरव को बढ़ा दिया है। और सबसे खास बात तो यह है कि छिटपुट घटना को छोड़कर बिहार ने शांतिपूर्ण मतदान की शानदार उपलब्धि भी हासिल कर ली है। लोगों की बड़ी भागीदारी को सत्ता पक्ष एनडीए हालांकि अपने लिए एक और मौका मान रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार के खिलाफ इसे लहर बता रहा है। लेकिन अब तक के वे जो एग्जिट पोल आए हैं, कई एग्जिट पोल हुए हैं, उसमें नीतीश सरकार की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार प्रशांत किशोर की जन सुराज बढ़िया परफॉर्मेंस करती हुई नहीं दिख रही है, तो वहीं एग्जिट पोल इसे सत्ता विरोधी लहर मानने से भी इनकार कर रहे हैं। एग्जिट पोल ने एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने का दावा किया है, तो वहीं मिरर एजेंसी ने महागठबंधन सरकार, एक एजेंसी ऐसी है उसने महागठबंधन सरकार बनने का दावा किया है। एग्जिट पोल पर इस बहस को
एग्जैक्ट पोल तो 14 तारीख को विराम लगा देगी कि एग्जैक्ट नतीजा क्या आता है, लेकिन महिला वोटर्स ने कुछ अलग ही खुलासा किया है। 2025 में महिला मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग करके एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। भागीदारी के मामले में पुरुष मतदाताओं को काफी पीछे छोड़ दिया है महिला मतदाताओं ने। नारी शक्ति क्या बिहार चुनाव में गेम चेंजर बन रही है क्या? राजनीतिक पंडित अब तक यही अनुमान लगा रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल ये मान रहे हैं कि महिलाओं में ज्यादातर एनडीए के पक्ष में दिखाई पड़ रही हैं और एनडीए को वोट किया है, लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महिला वोटर्स ने किन मुद्दों पर ये अपने वोट डाले हैं इस बार। इन सब के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 1951 से लेकर अब तक बिहार में सबसे अधिक मतदान हुआ है और मतदाताओं ने इतिहास रच दिया है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। मतदाता सूची के शुद्धिकरण में बिहार के 38 डीएम में से किसी एक के पास भी एक भी अपील नहीं आई। अब बात राजनीतिक दलों की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि 20 साल बाद भी सरकार के खिलाफ वातावरण नहीं है, बल्कि पक्ष में माहौल है। एग्जिट पोल भी साबित करता है कि महिलाओं में सरकार के प्रति एक अलग ही उत्साह था। देश में गुजरात के बाद बिहार एक ऐसी सरकार रहा जो 20 साल के बाद भी सरकार के खिलाफ वातावरण नहीं, सरकार के पक्ष में एक माहौल खड़ा हुआ। और हमें तो लग रहा है 2010 से, मैं डे 1 से कह रहा हूं, अधिक स्ट्राइक रेट रहेगा, क्योंकि महिलाओं में जिस ढंग का एक उत्साह था सरकार के प्रति, तो ये आने वाले दिन में, और अपोजिशन जहां तक है मनपुआ पका रहा है, अपने मन से पकाना भी चाहिए। और जैसा कि आमतौर पर होता है, एग्जिट पोल जिनके पक्ष में नहीं जाते हैं वो कहते हैं कि ये तो गलत है। तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा ये जितने भी सर्वे हुए हैं ये तो अधिकारियों के दबाव में लाए गए हैं। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। अच्छा, यही बात उन पर भी लागू होती है जिनके पक्ष में एग्जिट पोल जाते हैं, वो हमेशा स्वागत करते हैं। तो बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू की नेता अशोक चौधरी ने एग्जिट पोल को जनता का भाव बताते हुए इसको सही ठहराया। अशोक चौधरी ने बताया कि हम भी कई विधानसभाओं का दौरा कर रहे थे और बता रहे थे कि चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। एनडीए की तो बढ़त है, तो पब्लिक एग्जिट पोल तो वही कहेगा ना जो पब्लिक का भाव है, जो पब्लिक का जो रुझान है, उसी रुझान को ना कोई 20,000 करता है, कोई 50,000 करता है, कोई 1 लाख करता है। मतलब सैंपल है ना, इट्स सैंपल। एग्जिट पोल का जो रुझान आ रहा है वो तो पब्लिक का रुझान है, जो पब्लिक कहा है। और हम लोगों को भी घूम रहे थे, हम लोग भी 22-24 कंस्टिट्यूंसी हम भी विधानसभा गए हैं, तो इसी तरह का था। इसलिए बार बार बोल रहे थे कि चौकन्ना वाला रिजल्ट आएगा। तो वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने तो महागठबंधन को वोट दिया है। बिहार की जनता महागठबंधन को चुनाव में अपना मतदान किया है, और मैं जितना बिहार के दौरे पर था उससे लगता है कि या तो हंग होगा या नहीं तो महागठबंधन सरकार बनाएगी। पप्पू जी ने 2 दरवाजे खोल दिए, हंग के भी दरवाजे खोल दिए पप्पू जी ने। बहरहाल
इसी पर बात करने के लिए कि क्या कुछ बिहार में हो सकता है, क्या कुछ नतीजे कह रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। साथ में बादशाह आलम साहब, आरजेडी के प्रवक्ता। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत बादशाह साहब आपका भी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, चाहे एग्जिट पोल में एग्जैक्ट नतीजा चाहे जो कुछ भी आए, ठीक है, दावे अपने अपने एकदम बिल्कुल सही हैं, होने चाहिए ये दावे, जायज भी हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें बिहार के वोटर, बिहार की जनता, चुनाव आयोग, SIR, मतदान कर्मी, जितने भी मतदान में सुरक्षा कर्मी जुड़े थे, उन सब की ये ऐतिहासिक जो रिकॉर्डिंग पोलिंग हुई है, उसके लिए जय जयकार तो सबसे पहले बनता है विनोद जी। उसे आपने एक छोड़ दिया, उसे भी जयकार SIR का मैंने SIR वोटर लिस्ट शुद्धिकरण में, बिल्कुल। ये बात जो गणेश कुमार कह रहे थे, ये बात समझने की जरूरत है। हाँ। कि बिहार में जो ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, जो आप एकदम कह सकते हैं कि प्यूरिफाइड इलेक्टोरल रोल, तो ये प्यूरिफाइड इलेक्टोरल रोल का देखिए कि आपके सामने में आंकड़े कितने शुद्ध हैं जी। जो जेन्युइन वोटर है उसी ने मतदान किया है, ना किसी मृतकों के बदले में कोई किया है मतदान, न किसी फर्जी वोटर के लोग लेके किया है मतदान। डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि ये तो भारत का लोकतंत्र ही एक उत्सव के रूप में हर इलेक्शन को मनाता है, लेकिन उसके अलावा बिहार में जब आप देखते हैं कि बिहार के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने तरीके से जबरदस्त मेहनत की है। आरजेडी के तेजस्वी यादव भी महागठबंधन को सत्ता में लाने के लिए अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ा था। ये अलग बात है कि उनके सबसे बड़े साथी में राहुल गांधी ने सिर्फ वोट चोरी के नाम पे कितना समय ही बर्बाद किया था। बिल्कुल, कि वो उन्होंने जिस तरह से वोट चोरी वोट अधिकार यात्रा करके जो एक तरह से कंफ्यूज किया था पूरे इलेक्शन प्रोसेस को और वहां के मुद्दे को, ये मुझे लगता है कि महागठबंधन को तो एक कुछ नुकसान जरूर हुआ होगा जी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये भागीदारी जो लोगों ने दिखाया है और ये जो आपने देखा है कि मतदान की जो प्रतिशत एक ऐतिहासिक बना है, जैसे चुनाव आयुक्त ही खुद कह रहे थे, ये ऐतिहासिक बताता है कि जनता के मुद्दे क्या है। क्या ये मुद्दे हर घर सरकारी नौकरी के लिए हैं या क्या ये मुद्दे एक स्टेबिलिटी के लिए है, एक कंटिन्यू सरकार को एक विकास के लिए वो देख रहा है, इस प्रोसेस का हिस्सेदार बनना, स्टेक होल्डर बनी है जनता, या वो महिलाएं जो नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, नारी शक्ति अभिनंदन की बात जब पीएम मोदी कहते हैं, तो क्या ये नारी शक्ति को लेके एक भरोसा है जी। तो ये सारी चीजें तो आपको एग्जैक्ट पोल पे दिखेगा, लेकिन ये बिहार का यह पोल जो है, ये मतदान जो है, आने वाले समय में लंबे समय तक याद किया जाएगा। कि आप जितना भी कंफ्यूजन फैलाइए लोगों के बारे में, जितना भी आप वोट चोरी और SIR को लेके एंटी कैंपेन कीजिए, जनता के मन में क्या है वो जवाब वोट से ही मिलता है। बिल्कुल, और एग्जैक्ट नतीजा तो 14 तारीख को आएगा ही, लेकिन उसके पहले बिल्कुल सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि हम तो पीयूष जी को भी शुभकामना देंगे और बादशाह आलम साहब को भी शुभकामना देंगे। और शुभकामनाओं के साथ बादशाह आलम साहब, पहले बोल दिया जाए एक बार, SIR की जय हो, चुनाव आयोग की जय हो, बिहार की जनता की जय हो, लोकतंत्र की जय हो। ये तो बिल्कुल, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बादशाह आलम साहब। नहीं, हमको परेशानी है, SIR की जय नहीं कहूंगा मैं। अच्छा। मैं बिहार की जनता की जय बोलूंगा जी, समझे। मैं महागठबंधन की जय बोलूंगा, जरूर बोलिए, बीजेपी की जय नहीं बोलूंगा। और ये सब वहाँ देख रहे हैं कि 2025 का ये कोई चुनाव, कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये देश की दशा और दिशा सब तय करेगा ये। बिल्कुल। और ये 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा जी। अब जहां तक आपने एग्जिट पोल की बात करी, तो एग्जिट पोल तो ये सब मैनिपुलेटेड डाटा है, ये जो दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आपको इसका पूरा अधिकार है सर। जैसे अमित शाह जी ने बिहार में कहा कि 147 हम सीटों को जीत रहे हैं, ये जितने जो हैं, ये जो फर्जी मीडिया के जो आप कह रहे हैं एग्जिट पोल, वही 147 में 2 जोड़ दिया, 2 घटा दिया। तो ये एग्जिट पोल अभी ईवीएम की मशीन सील भी नहीं हुई जब तक इनका एग्जिट पोल 6 बजे आने लगा कि महागठबंधन की सरकार बन गई। कोई तो 200 सीटें दे रहा है। एक इनके नेता है जेडीयू के, जो आनंद कुमार, जो वहां से मोकामा से लड़ रहे थे, उनके एक पत्रकार ने पूछा कि भाई कितने सीटों पर एनडीए आएगी, तो कह रहे हैं 250 से ऊपर। तो ये एग्जिट पोल तो 243 के नीचे ही है। हाँ, ये बात हो तो सकता है कि 250 से ऊपर ये भी बढ़ जाता है। लेकिन एक जो
आपको मैं बता दूं, एक जर्नल मिरर करके है जिसमें 200 पत्रकार जो है लगे हुए हैं, जो वहां बिहार के पोल को हाँ हाँ, हमने उनका भी दिखाया सर, उनका दिखाया हमने, उनकी भी बात की हमने। उन्होंने बोला है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। 140 महागठबंधन की सीटें आ रही हैं। जी और एक हमारे नेता है उत्तर प्रदेश के राकेश जी, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर 14 तारीख को एनडीए के फेवर में फैसला आता है चुनाव आयोग के द्वारा, तो ये बीजेपी के लिए भी बड़ी खतरनाक सिग्नल है। वो जो है वहां चोर गद्दी छोड़ का जो अपना मुद्दा देखा होगा बिहार के अंदर, तो ये बिहार की जनता बिहार में एक हाँ, तो वो तो दिखाई पड़ जाएगा ना सर ईवीएम में कि कितना बड़ा मुद्दा था ये तो 14 तारीख को बिहार की जनता दिखाएगी ना। अगर ये सचमुच मुद्दा रहा होगा तब तो वो दिखाई पड़ जाएगा, वो ईवीएम के आंकड़ों में दिखाई पड़ जाएगा। मुद्दा वहां बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मैं मान गया, मैं आपकी बात को मान गया। अब तो ये कह रहा हूं कि अब क्या, जिसे कहते हैं ना अपने यहाँ कहावत ही है कि अब दूरी क्या, नाक और मुंह के बीच की दूरी है ना, 14 तारीख को तो आ ही जाना है। हाँ, 14 तारीख को सब पता चल जाएगा कि कंगन कौन पहन रहा है। जी जी, और ये जिस तरह के जो वोटिंग परसेंटेज वहाँ बढ़ी है बिहार के अंदर आजादी के बाद जी, तो जहाँ जहाँ भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तो वहाँ बदलाव होता है। ठीक है, ठीक है। हालांकि आप बिल्कुल दावा कीजिए, लेकिन ऐसा भी है, ऐसा ये भी बादशाह सर ऐसा भी है कि कई जगह ऐसा भी होता है कि वोट परसेंट बढ़ता है और सरकार रिपीट भी करती है। ये भी आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी आप दावा कर सकते हैं, करना चाहिए। मैं तो कहता हूं करना चाहिए। मैं लौटता हूं आपके पास। पीयूष जी, क्या आपको बहुत अच्छा लग रहा है सारे एग्जिट पोल इस बार, और क्या आपको ऐसा क्या भरोसा है जिससे आपको लग रहा है कि जो एग्जिट पोल में आ रहा है वही एग्जैक्ट नतीजे में आ जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जो प्राय सभी चैनलों ने, जो सभी सर्वे ने, लगभग अधिकांश 99% सर्वे ने एनडीए को बढ़त दिखाने का काम किया है। प्रचंड जनादेश के साथ एनडीए फिर से 2025 से 30 लौटने जा रही है। प्राय सभी सर्वे के आंकड़े ने यह दिखाने का काम किया है, बताने का काम किया है, एक दो को छोड़ करके। और निश्चित रूप से हम इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इतना ही नहीं, मैं इतना दावे और विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि 14 नवंबर को एग्जिट पोल निश्चित रूप से यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के रूप में बदलने जा रहा है। देखिए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ था पीयूष जी, याद रखिएगा। देखिए, हमें सब याद है। हाँ, हमें सब याद है, हमें महाराष्ट्र भी याद है, हमें हरियाणा भी याद है, हमें दिल्ली भी याद है जी। इसलिए हम उन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहते हैं। हम जनता के जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर बिहार की महिलाओं, बिहार की माताओं बहनों ने भरोसा जताया है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास पर, उनके सुशासन पर भरोसा जताया है। और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार बिहार में सबसे ज्यादा 71.6% महिलाओं ने मतदान करने का काम किया। आजाद भारत के इतिहास में अब पहली बार है 71.6% महिलाओं ने पहली बार मतदान करने का काम किया। आपने भी देखा होगा, तमाम पक्ष विपक्ष सारे लोगों ने देखने का काम किया। बड़ी संख्या में सभी बूथों पर माताओं बहनों बेटियों ने लंबी कतार में लग बिल्कुल वो कतारें इस समय हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वोट देने का काम किया। यह क्या दर्शाता है? देखिए, यह माताओं बहनों जो हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नारी शक्ति के प्रति जो अपना कार्य करने का काम किया, जो पिछले 20 वर्षों में उनकी स्थिति को सुधारने का काम किए थे, ठीक तो है, शिक्षा के स्तर में बदलाव, मैं लौटता हूं आपके पास, जो हर घर तक विकास पहुंचा, जो शराबबंदी हुई, उससे आज जो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए देने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया, 125 बिजली मुफ्त देने का काम किया, ठीक है, वह सीधा उसका सीधा ठीक है। आप इसीलिए आपको एग्जिट पोल पर इतना भरोसा भी है। मैं लौटता हूं विनोद जी, ये बाकी देखिए योजनाएं तो बाकी इन्होंने गिनाई, ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि जिस MY समीकरण की बात होती थी आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए, MY का काट बीजेपी ने, एनडीए ने MY के जरिए ही, यानी कि महिला और युवा के जरिए, क्या लगता है अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट नतीजा बनता है तो लगता है कि MY का काट MY से एनडीए ले आई है क्या?
ये माई वर्सेस माई का तो है, लेकिन ये मामला मैं आलम साहब जो अभी बात कही थी मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। जरूर। ये आपत्तिजनक है आलम साहब जी। जीत या हार का जनादेश होता है और जनादेश जो तय करता है वो जनादेश के हिसाब से एक मोरालिटी होती है पूरे देश में, दुनिया में, कि इस लोकतंत्र में अपनी जीत और हार को लोग स्वीकार करते हैं। आप लोग जो भूमिका बना रहे हैं, अभी आप जो चर्चा कर रहे थे कोई पटेल साहब की कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा, पूरे देश में वोट चोरी का एक ये चलेगा, मतलब अगर महागठबंधन जीते तो वो आप कह सकते हैं कि वो निष्पक्ष मतदान हो गया, अगर महागठबंधन हारे तो आप ये भूमिका बना रहे हैं कि आप वोट चोरी की बात करेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड है। लोकतंत्र में आपको एक कहीं ना कहीं अपने संस्थाओं पे भरोसा करना सीखिए। एक एसआईआर के बारे में इतना आपने 2 महीने तक जिस तरह से माहौल बनाए रखा और एक बीएलओ से लेके बीएलए तो को जिस तरह से सुनिए आप आपत्तिजनक बात कर रहे थे। बिल्कुल एकदम बिल्कुल आप ये इस तरह की बात सुनिए। आप क्या कह रहे हैं? आप किसको धमकी दे रहे हैं? बादशाह जी आ रहा हूं, बादशाह साहब आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप किसको धमकी दे रहे हैं? बिहार का ये नतीजा होगा, जनादेश होगा, इस जनादेश को स्वीकार करने में एक आपका एक बड़प्पन होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो वो बीजेपी का नुकसान होगा, पूरे देश में वोट चोरी का ये लहर चलेगा। ये क्या मतलब होता है? आपका सामने में अभी एग्जिट पोल को सही बता रहे थे अभी पीयूष शर्मा जी कि भाई वो एग्जैक्ट पोल पे सबको अभी इंतजार करना है। सवाल इसका जवाब ये नहीं होता है। जवाब ये होता है कि जनता ने ये महिलाएं जो 71% पोलिंग की है, ये क्या आपको इसमें वोट चोरी दिख रही है? तो आप अगर इन महिलाओं का, इन लोगों का जो इतने दूर से मतदान करने आते हैं, आप एक झटके में उसको बता देंगे कि अगर हमको हमारे पक्ष में वोट नहीं है तो हम कल से वोट चोरी करेंगे, ये अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है। इस चीज को समझिए। ये समझना पड़ेगा बादशाह साहब कि हिमाचल, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, यहाँ के जो नतीजे होंगे वो तो लोकतंत्र के नतीजे हैं और बाकी जगहों के नतीजे अगर है तो उसको आप खारिज करेंगे। ये तो बिल्कुल तानाशाही वाला रवैया हो गया, ये तो लोकतंत्र विरोधी बात हो गई बादशाह साहब। देखिए ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये 2014 से आए हैं सरकार में ये लोग। भाई फिर आपने शुरू किया नैरेटिव जो है बस संवैधानिक संस्था की जो बात कर रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग एक्ट कर रहा है बिहार के अंदर, मोदी जी गए बिहार के अंदर अपने रैलियों में, अमित शाह गए अपने रैलियों में, क्या ये घुसपैठियों को वोट देना चाहिए? आप लोग बताइए, ये घुसपैठिए आप भी अपने मुद्दे उठाइए ना भाई, आपने भी तो अपना मुद्दा पूरा उठाया। उन्होंने घुसपैठिया को मुद्दा बनाया था, डंके की चोट पर घुसपैठिए को मुद्दा बनाया उन्होंने। वोट देंगे अगर दो ही चीजें हैं, या तो घुसपैठिया आए हैं या घुसपैठिया नहीं आए। अगर घुसपैठिया, जैसे कि इन्होंने एफआईआर भी दिखाया कि कितने घुसपैठियों को इन्होंने बाहर किया, वो तो है नहीं। अगर जो है सत्ता पक्ष उसमें घुसपैठिया को अलग से क्या करना, जितने लोगों को बाहर करना था कर तो दिया। ये हमारे स्टाफ साहब क्या कर रहे थे? होम मिनिस्ट्री कहाँ थी? कितने घुसपैठिए? करीब 65 लाख लोग तो बाहर हुए थे बिहार के एसआईआर में। ये जो 65,000 नाम काटा गया है एसआईआर के थ्रू मिलकर, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जो नाम कटवाए हुए हैं, ये वोटर टर्न अपने देखिए फर्स्ट फेज में मतलब 65,000 इन्होंने काटे थे और 36 लाख वोटर बढ़ गए। दूसरे फेज में देखिए 23, 40, 45। सच्ची बात है ना कि जिनका कटना चाहिए था वो कट गए, जिनको जुड़ना चाहिए था वो जुड़ गए। पीयूष जी आपका काउंटर, पीयूष जी आपका एक लाइन का काउंटर। पीयूष जी कह रहे हैं कि अगर नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आएंगे तो हम नहीं मानेंगे। ये क्या बात हुई? ये तो लोकतंत्र विरोधी तानाशाही वाली बात हो गई। देखिए 14 नवंबर को ये ईवीएम पर चित्रा करने का काम करें, ये निश्चित रूप से चुनाव हारने जा रहे हैं। और ये ईवीएम अरे सुनिए ना, और ये ईवीएम और एसआईआर पर अपना चित्रा करने जा रहे हैं जी। अरे बिहार की जनता ने तो आपको करारा जवाब देने का काम किया। बिहार की जनता ने अपना जवाब दे दिया ईवीएम के अंदर, दे दिया है। 14 तारीख को चाहे जो भी जवाब आए दोनों आदमी स्वीकार कीजिएगा। 14 तारीख को जो भी जवाब आए दोनों लोग स्वीकार कीजिएगा। लोकतंत्र तो मानना ही होगा, तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी, ये बात तो बिल्कुल साफ है। जो भी जनादेश आए उसको
सब लोग मानिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। फिलहाल 14 तारीख को पिटारा खुलेगा ईवीएम का, तो देख लेंगे बिहार की जनता ने क्या जनादेश दिया है। लोकतंत्र को सर माथे रखिए, लोकतंत्र है तो सब कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका भी, साथ में पीयूष जी, साथ में बादशाह आलम साहब। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जब देश पूछता है